जय हिंद दोस्तों। आइए हम सब मिलकर शहीद दिवस के दिन अपने देश के वीर शहीदों को याद करें, उन्हें नमन करें और शहीद दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। शहीद दिवस कब मनाते हैं? हम सब जानते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली के बिरला भवन में शाम के वक्त प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने एक के बाद एक 3 गोली चलाकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी और तभी से उनके पुण्यतिथि के दिन ही 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाने लगा और अन्य तिथियों को भी शहीद दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। जैसे 23 मार्च को बलिदान दिवस शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन हमारे देश के 3 महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना से लड़ते वक्त हमारे देश के केंद्रीय पुलिस बल के जवान शहीद हो गए थे, लद्दाख में शहीद हो गए थे और उन्हीं की स्मृति में 21 अक्टूबर को भी पुलिस बल द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं शहीद दिवस कैसे मनाते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजघाट पर बापूजी की समाधि पर फूल और माला अर्पित कर सैन्य बलों की सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद 2 मिनट का मौन रख करके अपने देश के शहीदों को याद किया जाता है, उन्हें नमन किया जाता है और इस प्रकार शहीद दिवस मनाया जाता है। इस बार क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इस बार गृह मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया है कि ठीक 11 बजे से लेकर के 2 मिनट तक अपने देश के सभी शहीदों को याद करने के लिए मौन रखा जाएगा। 2 मिनट का मौन रहेगा और उसके ठीक पहले 10:59 AM पर यानी 1 मिनट पहले एक अलर्ट दिया जाएगा। क्या अलर्ट दिया जाएगा? और यह अलर्ट 10:59 पर होगा यानी 1 मिनट पहले होगा। कैसे होगा? सायरन के जरिए या फिर आर्मी गन के जरिए अलर्ट दिया जाएगा और 11 बजे सब लोग जिस भी स्थिति में होंगे, यथा स्थिति वैसे ही सारी क्रियाएं रुक जाएंगी, सारे कामकाज रुक जाएंगे और 2 मिनट मौन रखा जाएगा। तो यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। 11 बजे से 2 मिनट मौन रख करके अपने देश के शहीदों को याद किया जाएगा। आइए अब हम गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम कुछ समय में जानकारी हासिल कर लेते हैं। उनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका विवाह गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही 1882 में कस्तूरबा गांधी जी से हो गया। भारतीय शिक्षा लेने के बाद 1889 में गांधी जी 3 वर्ष के लिए बैरिस्टरी करने के लिए इंग्लैंड गए और 1889 से 91 तक उन्होंने बैरिस्टरी की। उसके बाद 1891 में पुनः भारत आए और बम्बई और राजकोट में वकालत करने लगे। उसके बाद 1893 का वह समय आता है जब वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। देखिए, हर चीज अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम, वास्तविक नाम। तो ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको कम से कम समय में दे दें। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। 1893 को दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1894 में उन्होंने
नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। 1904 में इन्होंने डरबन फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और 1912 में ही यही फिनिक्स आश्रम फिनिक्स ट्रस्ट में बदल गया। 1906 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, जो बाद में गांधी आश्रम के नाम से जाने लगा, बाद में गांधी आश्रम के नाम से। और उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के बाद से उनके जीवन में, उनके लाइफ में एक टर्नओवर आया। वह एक साधारण जीवन जी रहे थे, एक सिंपल वे में अपनी लाइफ जी रहे थे, और उस घटना के बाद से वो असाधारण जीवन जीना शुरू कर दिए। कौन सी वो घटना थी? तो वह घटना थी मैरिट्सबर्ग कांड। ये मैरिट्सबर्ग कांड है क्या? मैरिट्सबर्ग स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका का। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के लिए यात्रा कर रहे थे, रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का देके नीचे उतार दिया। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठना भारतीयों के लिए अलाउ नहीं था। भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर यात्रा नहीं कर सकते थे। उसके बाद गांधी जी ने 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट यह क्या है? यह भारतीयों के पंजीकरण से संबंधित एक्ट है। भारतीयों के पंजीकरण संबंधित एक्ट था और इसका विरोध किया गांधी जी ने। और इसी के विरोध में इन्होंने वैसे रंग भेद नीति का भी विरोध किया, जो वहाँ पे रंग भेद नीति चल रही थी, रंग भेद नीति का विरोध किया। और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में ही गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अवज्ञा आंदोलन। और इसी अवज्ञा आंदोलन को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सत्याग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद इसमें उनको सफलता हासिल हुई और फिर 23 सितंबर 1913 को गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ और 16 अन्य सहयोगियों के साथ एक गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया और उसके विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। कौन सी प्रथा? गिरमिटिया प्रथा। अब यह क्या था गिरमिटिया प्रथा? तो इसमें क्या होता था, भारतीय मजदूरों, भारतीय कामगारों को बाहर ले जा करके एक निश्चित समयावधि तक काम कराने का समझौता किया जाता था। काम करने के लिए उसमें 5 वर्ष या 10 वर्ष तक का यह कार्यकाल होता था। तो उसी के विरोध में गांधी जी ने 16 अन्य सहयोगियों के साथ एक सत्याग्रह प्रारंभ किया गिरमिटिया प्रथा के विरोध में, और इसमें भी उन्हें सफलता हासिल हुई 1914 में। उसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं और इसीलिए इस डेट को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद 25 मई 1915 को ही अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर, कोचरब में जीवनलाल बैरिस्टर जी के मकान को वह किराए पर लेते हैं। अहमदाबाद के कोचरब में जीवनलाल बैरिस्टर जी के मकान को वो किराए पर लेते हैं और वहाँ पर ही वह सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। और उसके बाद 17 जून
1917 को जो यह पहले आश्रम यहाँ था, सत्याग्रह आश्रम, उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पे? साबरमती के तट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसके नाम को भी रूपांतरित कर दिया जाता है। अब इसका नाम हो जाता है साबरमती आश्रम। क्या नाम पड़ गया? साबरमती आश्रम। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर ही गांधी जी 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किए और भारत की राजनीति को, भारत की आवश्यकताओं को उन्होंने अच्छी तरह जाना और उसके बाद सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे साधनों का कब और कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, यह गांधी जी ने उसके बाद से ही शुरू कर दिया। जैसे अब उनके आंदोलन, जो उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन थे या सत्याग्रह आंदोलन थे, उसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। यहीं से उनके सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो जाती है भारत में। अफ्रीका का तो हमने बता दिया। तो पहला देखिए 1917 में क्या है? चंपारण सत्याग्रह। इसे गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों की, जो नील की खेती कर रहे थे, उन किसानों की मदद के लिए, उन किसानों के हित में इसे शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। फिर 1918 में 2 ऐसे आंदोलन थे, जैसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मजदूरों की मांग को लेकर के भूख हड़ताल के जरिए आंदोलन शुरू किया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने किसानों को लगान न देने का सुझाव दिया और यह खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ 1918 में। उसके बाद इंग्लैंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने एक समिति बनाई। वह समिति, जो कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोका कैसे जाए, इस पर कार्य कर रही थी और उसके बाद बना रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यह कब बना? यह बना 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को जब यह एक्ट बन गया तो उसका पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, क्योंकि इस एक्ट के जरिए जो है वह अंग्रेज जो है किसी भी भारतीय को किसी भी समय सिर्फ संदेह के बिना पर उन्हें जेल में डाल सकते थे, उनके ऊपर केस चला सकते थे और उनके ऊपर निगरानी रख सकते थे। तो इसका विरोध हुआ और उसके 1 महीने के अंदर ही विरोध को दबाने के लिए ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में डायर ने अपने 150 सशस्त्र सैनिकों को भीड़ के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया और बैसाखी के दिन ही हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और उसके बाद यह रॉलेट एक्ट के बाद यह जलियांवाला बाग कांड था और उसके बाद 1919 से लेकर 1924 तक क्या चला? खिलाफत आंदोलन। यह क्यों शुरू किया गया? हुआ यह कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों के सहयोग के उद्देश्य से अंग्रेजों ने यह घोषणा की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह घोषणा की कि युद्ध के बाद, चूंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वो जर्मनी का सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी की सहायता कर रहा था, तो युद्ध के बाद वह किसी भी तरह से तुर्की पर बदले की नीति नहीं रखेंगे, वह तुर्की से कोई भी बदला नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो जाता है और जर्मनी के साथ साथ तुर्की की भी हार होती है, तो फिर उसके बाद 10 अगस्त 1920 को एक संधि के तहत
तुर्की के जो मित्र राष्ट्र रहते हैं वह तुर्की के साम्राज्य को आपस में बांट लेते हैं। इसी संधि का विरोध करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया, खिलाफत आंदोलन। क्योंकि अंग्रेजों ने तो यह घोषणा की थी कि वह तुर्की के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई बदले की नीति नहीं रखेंगे। और खिलाफत दिवस भी मनाया गया 31 अगस्त को 1920 में। 31 अगस्त को खिलाफत दिवस मनाया गया और यह आंदोलन 1924 तक चला और 1924 में जा करके जो खलीफा का पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1920 से 1922 तक 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और उसी दिन यह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य था राष्ट्रीय विद्यालय प्रारंभ करना, पंचायती अदालतें प्रारंभ करना और चरखा और खादी का प्रचलन शुरू करना और बहुत सी चीज़ें जैसे देसी चीज़ों का उपयोग करना। 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और 1922 को यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? यह आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया था, गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में इस आंदोलन का एक जुलूस निकला और उस जुलूस पर पुलिस वालों ने हमला कर दिया और उसी के प्रतिक्रिया में वहाँ के लोगों ने मिल करके पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर 170 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 151 लोगों को बचा लिया। लेकिन यह आंदोलन फिर 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। और ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जहां पुलिस थाना जला दिया गया, वह हुआ था 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को। तो यह असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। उसके बाद फिर 1930 से 1934 तक, 1930 से 1934 तक, 1930 से 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। इसमें शुरुआत कैसे होती है इस आंदोलन की? इसमें 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दांडी कहाँ? नवसारी जिला, गुजरात के नवसारी जिला में दांडी है। दांडी एक गांव, वहां तक की यात्रा अपने साबरमती आश्रम से प्रारंभ करते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। नवसारी के दांडी गांव तक यात्रा हुई। कुल 385 किलोमीटर की यात्रा थी। 12 मार्च से प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया? अपने मुट्ठी में, गांधी जी ने अपनी मुट्ठी में नमक लेकर के नमक कानून तोड़ा और हर एक गांव में नमक कानून तोड़ने के लिए कहा। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है दांडी यात्रा से, दांडी मार्च से। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की कुल 24 दिनों में यह यात्रा हुई थी। ठीक है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, यह देश में बड़े व्यापक रूप में इस आंदोलन का प्रारंभ होता है। इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है। जिस समय महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह चला रहे थे, उस समय
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू जी उन्हें बापू कहकर पुकारा करते थे और 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को संबोधित करते हुए सबसे पहली बार सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी उन्हें। 1915 से लेकर के जब से गांधी जी आए या 1917 से जब से उन्होंने आंदोलन की और सत्याग्रह की शुरुआत की, 1942 तक का जो उनका आंदोलन और घटनाओं का जो क्रम रहा है, उसमें गांधी जी का देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर हमें प्रकाश डालना था। हम लोग गांधी जी के जीवन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं उसके बारे में देखे, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए। तो शहीद दिवस के दिन पर हम लोग 11 बजे 2 मिनट मौन रह करके अपने देश के शहीदों को याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।